हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 पिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि से, जनरल साइंस एंड इंडियन एग्रीकल्चर। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। पीडीएफ प्राप्त करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लास आपके लिए आरओ का जो एग्जाम लगा है तथा इसके साथ जिसमें जनरल साइंस पूछी जाएगी, सबके लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी। चलिए इसी के साथ हम क्लास देख लेते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियां, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। पहला दिया गया है इसमें कि पार्श्विक इकाई है किसकी, दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल कहलाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब जब इसका भार बदल जाएगा, परंतु इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सदिश राशि, सदिश राशि क्या है, विस्थापन। देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि उसे कहते हैं वे राशियां जिसमें परिमाण दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो व दिशा दोनों दी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, विस्थापन तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ साथ जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और त्वरण हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं। अगला है कि माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वह कहलाता है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, ऊर्जा की। और मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, विद्युत ऊर्जा का। आगे है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होगी क्या, तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। वायु की गति नापी जाती है किसमें, एनीमोमीटर से नापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है, देखिए ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो इसमें जो सही जवाब है क्या नहीं है, वर्ग मील नहीं है। आगे सही सुमेलन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं और इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, है ना। देखिए, यंत्र का नाम दिया गया है और राशियां जो ये नापते हैं इसको दिया गया है। तो एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, वायु की गति को नापते हैं। अमीटर से किसे नापते हैं, तो विद्युत धारा नापी जाती है। टैकोमीटर से घूर्णन की गति को मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप को नापते हैं। अगला दिया गया है कि राशि दी गई है और उसकी इकाई, तो उच्च वेग की इकाई क्या होती है, मैक कहलाती है। तरंग दैर्ध्य की इकाई को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। दाब की इकाई को पास्कल कहते हैं और ऊर्जा की इकाई को जूल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी सही सुमेलन है, भौतिक राशियां दी गई हैं और उनकी इकाई दी गई है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। बल की क्या होती है, बल की न्यूटन होती है। कार्य की क्या होती है, जूल कहलाती है। और आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड कहलाती है। इसी के साथ अगला देखते हैं कि क्यूसेक किसकी दर को नापता है, तो द्रव प्रवाह की दर को मापता है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और बार दाब से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलन दिया गया है, तो तरंग दैर्ध्य आंगस्ट्रॉम से संबंधित है। ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापते हैं। और आवृत्ति हर्ट्ज से। अगला दिया गया है कि सही सुमेलन बताना है, इकाई है और उसकी प्राचल दी गई है ना। तो वाट की क्या है, शक्ति। नाट समुद्री जहाज की गति को नापते हैं और इकाई है। और नॉटिकल मील की नौसंचालन कैलोरी ऊष्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न मापक यंत्र दिए गए हैं ना, इसके बारे में दिया गया है, इससे कितने क्वेश्चन बने हैं ये देखना। अति सूक्ष्म समय अंतराल अर्थात नैनो सेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। और पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप
मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर को। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका? पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किससे? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट जो कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं उसे द्रव क्रिस्टल कहते हैं। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। आगे है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति की। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? तो 10⁻² मीटर के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगला है कि वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है किसका? एक सेक्सटेंट का। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, है ना। सही सुमेलन दिया गया है, उपकरण यंत्र है, उसके मापन की राशि दी गई है। तो अमीटर की राशि क्या है? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब और स्प्रिंग तुला भार। इसके साथ अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सही सुमेलन इसमें भी है। तो स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैरोटोमीटर से हम सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। अगला है सही सुमेलन की एनीमोमीटर से वायुवेग को मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे संबंधित है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति से। दिया गया है कि धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वह अपकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था किसने? न्यूटन ने दिया था, है ना। इसे हम मानव मस्तिष्क से भी समझ सकते हैं कि हम कुछ भी सोचते हैं तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। आगे है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। अगला दिया गया है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा? तो इसका भार जल में 0 होगा। आगे है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है ना, तब क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब क्या होता है? तब उस वस्तु का भार घट जाता है। अगला है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। यदि हम किसी वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वह क्या कहलाएगी? उसका आयतन। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अर्थात रेखा तल के अंदर रहती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे दिया गया है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो बम के ठीक ऊपर होगी। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी आती है इसके कारण। अच्छा, रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। आगे है कि जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग
संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा क्या? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है जब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है ना, 1/4। किसी वस्तु का भार किस पर आधारित होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, इसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो इसका अंतरिक्ष में भार 0 होगा। अगला है, मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? तूफान का आना। आगे है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से क्या होगी? दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अगला है कि एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी चल रही है कहाँ पर? आगे गतिवर्धन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए क्या जिम्मेदार है? तो घर्षण का बल जिम्मेदार होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व तो होता है, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 277 केल्विन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह कारण क्या है? तो यह गति के जड़त्व का कारण है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहलाती है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना भाग? तो उसका 1/9 भाग। आगे है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है उसमें। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ये केवल आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास है और आपके जो यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सिलेक्ट किया गया है ना। आगे देखेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। देखिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है क्या? क्या घटित होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अर्धचालक किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन अर्धचालक कहलाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे देखेंगे कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। आगे है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, किसके कारण? उसके पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्यों? तो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर, सबसे पहले वह कुछ ऊपर की ओर उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? जेनिको प्रौद्योगिकी कहलाती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें? इस्पात में। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है कितना? 20 डेसिबल। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है? तारत्व। पिच निर्भर करता है किस पर? तो पिच निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ध्वनि ग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? स्टेल में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या कहलाती हैं? सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव कहलाती हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाती है? आवृत्ति मॉडुलन कहलाती है। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है क्या? अवरक्त व रेडियो तरंगों का। आगे दिया गया है कि
ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन एवं विकिरण के कारण ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं क्या? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उन्हें क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? पराश्रव्य तरंगों का। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती है। तो यह प्रपंच मतलब फिनामिनान उदाहरण है किसका? डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? धातु में। आगे है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितनी? तो 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है किसमें? तो अनुदैर्ध्य तरंगों की सतह पर। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते रहते हैं। अच्छा, आगे दिया गया है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण किसमें पाए जाते हैं? तो ये सभी गुण पाए जाते हैं पराश्रव्य तरंगों में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं क्या? एक्स किरणें लाई जाती हैं। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसका? रडार का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित है ना। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक एक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन, संवहन एवं विकिरण के कारण किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। जैसे कपूर है, गायब हो जाता है ना। नैफ्थलीन है, गायब हो जाता है। तथा शुष्क बर्फ, तो इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम पूछा गया है। तो गामा, बीटा, अल्फा अवरोही क्रम में। आगे है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे किस आर्द्रता पर, किस ताप क्रम पर? तो 20% आर्द्रता पर और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। आगे देखेंगे, दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इसलिए। आगे है कि यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? पानी जमने पर फैलता है, इसलिए। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता, इसलिए मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी का अनुभव करता है। चलिए आगे देखते हैं कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। क्यों? हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या रहती है? अव्यवस्थित रहती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है किसमें? भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है ना, बेस्ट कंडक्टर पूछा जाए तो क्या है? जल कहलाता है। जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? आयतन उसका घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें, स्वच्छ आकाश वाले
वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बार पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने का कार्य करता है थर्मोस्टेट। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इसमें ठीक 1 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलन दिया गया है। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है कितने केल्विन में? तो 373 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप 310 के, और जल का अधिकतम घनत्व तो होता है 277 केल्विन, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट 233 केल्विन 1 के बराबर होता है। प्रकाश का चैप्टर आया है, इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीसीएस और अन्य जो एग्जाम है उनमें। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह होता है नीला रंग। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है क्या? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेरिडॉक्सिन, बायोटीन, साइनोकोबालामिन व फोलिक अम्ल, ये सब विटामिन बी से संबंधित हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस लिए? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है उसे प्रकाश कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के लिए विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है क्या? हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है कौन सा रंग? हरा रंग, बैनिया फिनाला, है ना। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है कितनी? 7 संख्या होती है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित होता है किस सिद्धांत पर? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है किस कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं किसके? सौर सेल के। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताइए कि अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे कितने? अनंत बनेंगे। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं किसके कारण? तो प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकीर्णन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग किया जाए। देखिए आ गया किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। आगे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। चलिए आगे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके द्वारा? अवतल लेंस का प्रयोग करके। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंग दैर्ध्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। आगे है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं किस पर? रेटिना पर। अछपट अर्थात रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आगे दिया गया है कि धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है। ऊपर उजला तथा नीचे काला होना चाहिए। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है इसके तरंग लंबाई द्वारा।
अगला दिया गया है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह होता है नतोदर दर्पण अर्थात अवतल दर्पण। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरे रंगों के बीच। आगे देखते हैं कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से लेकर 780 nm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं किसका? वस्तुओं में एक्स किरण या विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है उसकी आवृत्ति। नेक्स्ट है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है। तो सूर्य की कौन सी किरण होती है? अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। आगे है कि पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो कारण इसका क्या है? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के कारण आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है किसकी सहायता से? तो ग्रेफीन की सहायता से बनाया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आंख की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या कहलाता है? वह एट्रापिन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा क्या है? सौर सेल होता है। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक किसे मानते हैं? समुद्री जल को माना जाता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे है अर्धचालक क्या कहलाता है? तो जर्मेनियम अर्धचालक कहलाता है या अर्धचालक है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। एक टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है किसका? सिरेमिक ऑक्साइड्स का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक किसे माना जाता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा को माना जाता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। आगे दिया गया है कि एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? मोटर कहा जाता है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है किसके? अर्धचालक के उदाहरण। घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? तो समांतर क्रम में इनको लगाया जाता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों किसमें? समान विभव पर हों। नेक्स्ट है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है कितने केल्विन के बराबर? तो 133 केल्विन के बराबर। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है? जर्मेनियम कहलाता है।
आगे है चुंबकत्व से, तो देखिए चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है क्या? एल्यूमिनियम। कुंडली कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। देखिए इसके अंतर्गत दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? भारी पानी कहलाता है। आगे दिया गया है कि प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। आगे दिया गया है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर पूछा गया है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। आगे दिया गया है कि एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? हाइड्रोजन बम। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, वह क्या कहलाता है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। कलपक्कम सुर्खियों में रहा है, किस कारण? तो परमाणु शक्ति परियोजना के कारण कलपक्कम सुर्खियों में रहा है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? गलित सोडियम का। नाभिकीय ईंधन के बारे में, अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे क्या दिया गया है? भारत का परमाणु संयंत्र जो 5 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, वह कौन सा है? नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर क्या कहलाता है? कैगा, कर्नाटक। अगला है कि जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 48 है। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे हैं क्या? नाभिकीय संलयन रिएक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि विविध से कुछ क्वेश्चन बने हैं। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, वह क्या कहलाती है? लेड कहलाती है। विल्हेल्म रांटजेन ने आविष्कार किया था, किसका? तो एक्सरे मशीन का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है क्या? माध्यम। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, ईश्वरीय कण के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे दिया गया है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार होती है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? सबसे पहले वह ऊपर की ओर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है क्या? अवरक्त किरणें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है क्या? जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं और तड़ित अर्थात बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या चुनेंगे? कार में रहना चुनेंगे। आगे है कि एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं क्या? कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं।
अच्छा देखिए, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष या शहतूत से संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती से संबंधित है। पिसीकल्चर मछलियों से संबंधित है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना देखेंगे, आगे हम रसायन विज्ञान के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।